नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग हेल्दी होंगे और अच्छी प्रिपरेशन दोस्तों आपने स्टार्ट कर दी होगी। फाइनली उत्तराखंड एलटी 2024 के फॉर्म निकल चुके हैं। यूके ट्रिपल ने 1544 पदों के लिए दोस्तों विज्ञापन जारी कर दिया है। काफ़ी समय से हम लोग वेट कर रहे थे एंड फाइनली दोस्तों अब आपके लिए उत्तराखंड एलटी की पोस्ट आ चुकी है। एक बहुत बढ़िया मौका दोस्तों आपके लिए निकल कर आया है कि अगर आप एक राजकीय शिक्षक बनना चाहते हैं और उत्तराखंड में एज ए एलटी टीचर विद्यालय में सेवा देना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए एक बढ़िया मौका निकल कर आया है। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव कर दिया गया है। पिछले काफ़ी समय से विद्यार्थी पुराने पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन अभी दोस्तों सिलेबस में भी चेंज हुआ है और इसके अलावा परीक्षा पैटर्न में भी बदलाव किया गया है। जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो दोस्तों चेंज कर दिया गया है। अब आज हम दोस्तों इसी पर बात करने वाले हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के सिलेबस में कितना चेंजेस हुए हैं और जो फर्स्ट प्रश्न पत्र है इसकी आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे। बहुत सारे प्रश्न आपके द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछे जा रहे थे। मैं सभी के कमेंट्स दोस्तों देख रहा था, लेकिन सबके रिप्लाई करना संभव नहीं हो पाता है। तो आज दोस्तों मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो लेकर आया हूं जिसमें आपके सभी डाउट्स क्लियर होंगे, आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना है तभी जाके दोस्तों आपको हेल्प मिलेगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र जो कि कॉमन प्रश्न पत्र होने वाला है। 50 नंबर का दोस्तों इसका वेटेज है, यानी कि टोटल देखा जाए तो 50% का दोस्तों इसका वेटेज है। अगर आप यहाँ पर अच्छा करते हैं तो आपके उत्तराखंड एलटी में सिलेक्शन होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाएंगे। तो आज हम देखेंगे कि फाइनली सिलेबस कितना चेंज हुआ है, पुराना सिलेबस क्या था, नए सिलेबस कितना चेंज हुआ है और क्या क्या आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है। तो कैसे करेंगे तैयारी आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल की। यूके ट्रिपल ने दोस्तों 14 मार्च 2024 को चयन हेतु विज्ञापन जारी किया था। समूह ग में सीधी भर्ती के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत दोस्तों गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल के अंतर्गत सहायक अध्यापक एलटी के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन दोस्तों जारी किया गया है। 14 मार्च 2024 का दोस्तों ये विज्ञापन है। ऑनलाइन आवेदन की जो तिथि है दोस्तों वो अभी 22 मार्च 2024 से स्टार्ट होगी। अभी ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट नहीं हुए हैं। 12 अप्रैल 2024 तक दोस्तों आपको आवेदन का समय दिया जाएगा। अब बहुत सारे प्रश्न दोस्तों आपके पूछे जा रहे हैं रिगार्डिंग योर सर्टिफिकेट वैलिडिटी, चाहे आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, चाहे आपका ओबीसी का सर्टिफिकेट है। ध्यान रहे दोस्तों, आप ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आपका सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए। बहुत से प्रश्न दोस्तों आपके द्वारा पूछे जा रहे हैं। कई लोग गुमराह कर रहे हैं कि भाई आज आप फॉर्म भरो तो फॉर्म भरने के दिन अगर वैलिड है तो फिर चल जाएगा। देखिए ध्यान रखना है, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक दोस्तों ये वैलिड होना चाहिए। नीचे पॉइंट में लिखा गया है, पूरी ये विज्ञप्ति को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद ही फॉर्म पढ़ना, ठीक है ना। तो अपना अगर कोई भी सर्टिफिकेट है, अगर उसकी वैलिडिटी अगर खत्म हो रही है, चाहे वो मार्च में खत्म हो रही है, चाहे वो 12 अप्रैल से पहले खत्म हो गई, तो तुरंत उसको रिन्यू करवा लो। इसके बाद बात करेंगे लिखित प्रतियोगी परीक्षा की। जो अनुमानित तिथि है दोस्तों वो रहने वाली है जुलाई 2024। अभी फिक्स डेट नहीं है, अनुमानित डेट है। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि कितने पद हैं। गढ़वाल मंडल में 786 पद हैं, कुमाऊं मंडल में 758 पद, कुल मिला के 1544 पद के लिए आपको मौका मिलने जा रहा है। पिछले बार दोस्तों 1431 पद थे, इस बार 1544 पद हैं, यानी कि ज़्यादा पद निकले हैं। तो एक अच्छी बात है, आपको एक बढ़िया मौका निकलने वाला है। अब देखिए पदों के बारे में तो दोस्तों हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आप हमारी प्रीवियस क्लास देख लेना, उसमें हमने दोस्तों आपको सारी चीज़ें बताई हैं, ठीक है ना। इसको बार बार हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट बदलाव किए गए हैं। देखिए सीटीटी यूटीटी सेकंड आपको क्लियर होना चाहिए, दोनों में से एक कोई क्लियर आपका होना चाहिए। इतने मार्क्स हैं, ये आपके सामने देखो, ये आपकी कैटेगरी है और इसके सामने आपके श्रेणियां दी गई हैं। तो आप समझिए, जैसे कि एससी कैटेगरी है तो श्रेणी है और उसके सामने अगर महिला, तो एससी महिला को 60 मार्क्स चाहिए, एससी भूतपूर्व सैनिक को 75 मार्क्स। तो समझिए कि भाई किस तरह से निकालना है। तो आप इस तालिका को अच्छे से देख लो, हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर एक काम करो, टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन करो और ये जो विज्ञप्ति है ये आपको वहाँ पर मिल जाएगी, डाउनलोड करो, ध्यान से उसको पढ़ो। इसके बाद देखो लिखित प्रतियोगी परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है वो क्या रहेगा। देखिए यहाँ पर आपसे एमसीक्यू पूछे जाएंगे सारे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर होने वाली है। भाग एक में
आपके 50 अंक का शैक्षिक अभिवृत्ति, तर्क शक्ति परीक्षण और सामान्य ज्ञान आने वाला है। यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज 50 नंबर की दोस्तों आने वाली है। इसके अलावा जो भाग 2 है, जिस सब्जेक्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उससे रिलेटेड उसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, समझना है चीज को। अब यहाँ पर भाग 1 क्या चीज है, इस भाग 1 के लिए ही आज हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि 50 अंक का दोस्तों भाग 1 आने वाला है। ये कॉमन सिलेबस है, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे आप LT मैथ्स वाले हो, चाहे साइंस वाले, चाहे आप आर्ट वाले, यानी कि अगर आप हिंदी वाले भी होंगे तब भी आपको 50 मार्क्स का देना पड़ेगा। ठीक है ना। अब प्रतियोगी परीक्षा हेतु क्या निर्देश है, देखिए सबसे पहली बात है 100 मार्क्स का जब आप पेपर देंगे तो मिनिमम आपको 45% अंक लाना अनिवार्य है। यानी कि अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं तो 100 में से 45 अंक लाना आपको अनिवार्य है। उसके बाद फिर आपको मेरिट में कंसिडर किया जाएगा। अगर मान लेते हैं 100 में से अगर आपके 45 मार्क्स नहीं आ पाते हैं, चाहे आप जनरल कैटेगरी के हो, चाहे आप OBC के या फिर EWS के, तो फिर आपको मेरिट में ही कंसिडर नहीं किया जाएगा। चाहे पोस्ट रिक्त ही क्यों ना रह जाए, उस पोस्ट को आगे फिर अग्रेतर किया जाएगा। ठीक है ना, अग्रणित किया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो 100 में से 45 अंक लाना अनिवार्य है। फिर उसके बाद जो मेरिट बनती है ऊपर की वो अलग है। ठीक है ना। तो यहाँ पर कट ऑफ है, 45% नहीं लाओगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है ना। इसके बाद अगर आप SC ST से बिलोंग करते हो तो 35% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य है। ये दोस्तों यहाँ पर क्राइटेरिया। अब यहाँ पर फिजिकली हैंडीकैप उनके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लेना जिन जिन कैटेगरियों को यहाँ पर मेंशन किया गया है, चाहे वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उनको यहाँ पर लिखा गया है, तो उन्हीं को ही यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। उनके लिए मिनिमम कट ऑफ रहेगी, फिजिकली हैंडीकैप के लिए नहीं है। और इसके अलावा देखिए आप जो अन्य जो कैटेगरी हैं उनके लिए यहाँ पर नहीं लिखा गया, तो जिनके लिए नहीं लिखा गया तो वो नहीं आएंगे इसके अंतर्गत। ये चीज आपने दोस्तों ध्यान रखना है। जो जो श्रेणी है यहाँ पर लिखी गई है उन्हीं को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है ना। अब बात करेंगे दोस्तों हम फर्स्ट पेपर की बात करेंगे दोस्तों हम फर्स्ट पेपर की। अब देखिए जो आपका फर्स्ट पेपर है कुल मिला के 50 मार्क्स का। ठीक है ना। अब फर्स्ट पेपर के भी दोस्तों आपके 2 पार्ट है, एक है पार्ट नंबर A और एक है पार्ट नंबर B। ठीक है ना। पार्ट A में कुल मिला के 5 यूनिट हैं, पार्ट B में 3 यूनिट हैं। समझना है इस चीज को, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से किया गया है। पार्ट A है टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है ना। पार्ट B है रीजनिंग प्लस GK, ये है पार्ट। ठीक है ना। यहाँ 3 यूनिट है और यहाँ आपकी 5 यूनिट है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड की दोस्तों ये जो यूनिट्स हैं ये यहाँ पर दी गई हैं, जिसको हम एकेडमिक एप्टीट्यूड का नाम दे रहे हैं। तो हम ये मान के चलेंगे कि इसको 25 मार्क्स और इसको भी दोस्तों 25 मार्क्स दिए होंगे। तो 25-25 का दोस्तों रेशियो होने वाला है। इसमें कुल मिला के 5 यूनिट आपकी होने वाली है। तो हर यूनिट को अगर आप 5-5 मार्क्स भी देते हैं तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपका बन जाएगा। तो ये इसकी 5 यूनिट्स होंगी। इसको अभी दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा देख सकते हैं कि आप जो रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज है उसमें आपकी 3 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 इन तीनों को मिला के आपके 25 मार्क्स बनने वाले हैं। तो अगर आप इन तीनों को बराबर वेटेज भी देते हैं तो 8 मार्क्स और इसको 9 मार्क्स देते हैं तो 16 नंबर की तो दोस्तों आपकी रीजनिंग ही आने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी आपकी 9 से 10 मार्क्स की या फिर 8 से 9 मार्क्स की जनरल नॉलेज आने वाली है। वर्बल एबिलिटी टेस्ट, नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट, यानी कि रीजनिंग दोस्तों यहाँ पर आपका वाइटल रोल प्ले करने वाली है फर्स्ट पेपर में। ठीक है ना। और टीचिंग एप्टीट्यूड वो तो है ही है। ठीक है। ये इस तरह का दोस्तों यहाँ पर सिलेबस होने वाला है। अब दोस्तों जो हमने सिलेबस बनाया है अपने अकॉर्डिंग उसको हम आपको दिखेंगे, मतलब इसी सिलेबस को हमने हिंदी में कन्वर्ट किया है। अब दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले उस सिलेबस की जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों आप प्रिपरेशन कर रहे थे। ये है दोस्तों आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस जो कि 30 मार्क्स का था। और एक बार देखेंगे कि दोस्तों इसमें कौन कौन से चैप्टर हुआ करते थे। तो पहले आप इसको ध्यान से देखेंगे, फिर आपको पता लगेगा भाई कितना बदलाव हुआ है। तो देखिए क्या क्या आता था। शिक्षकों में छात्रों के प्रति अभिवृत्ति यानी कि एटीट्यूड ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स स्टूडेंट, सामाजिक परिपक्वता इसमें होती थी। शिक्षा के प्रति अभिवृत्ति एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन। फिर इसमें हमने मार्क्स का भी डिस्ट्रीब्यूशन दोस्तों करके दिखाया था आपको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में कितने मार्क्स का इसमें से आया है। इसके बाद देखिए कम्युनिकेशन भी है, विचार संप्रेषण, अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये भी था इसमें। शिक्षण व्यवसाय में व्यावसायिक प्रतिबद्धता दोस्तों ये भी था।
टीचिंग ऑक्यूपेशन एंड प्रोफेशनल डिवोशन। फिर इसके बाद देखेंगे शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं एवं नवाचार, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाले हैं। शिक्षक की योग्यता एवं गुण, टीचर्स एबिलिटी एंड क्वालिटीज, ठीक है ना। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों की जो शिक्षण है, प्रकृति, उद्देश्य और उसके अलावा बेसिक नेसेसिटीज, ये भी दोस्तों आपके एक इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। अधिगमकर्ता के लक्षण यानी कि लर्नर ट्रेट्स इंपॉर्टेंट है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, ये दोस्तों आपके महत्वपूर्ण चैप्टर हुआ करते थे। शिक्षण की विधियां, मेथड्स ऑफ टीचिंग, ठीक है, ये सब दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट है। शिक्षण की सहायक सामग्री, टीचिंग एड्स, है ना। और इस तरह से आपका बच्चों में वृद्धि एवं विकास की अनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस तरह से दोस्तों हमने पढ़ा था इसके बारे में, ठीक है ना। अधिगम का अर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है ना, इट्स प्रोसेस एंड इट्स इफेक्टिव फैक्टर, ठीक है ना, इसकी प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। फिर इसके बाद अधिगम के सिद्धांत एवं प्रभाव, ठीक है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ करता था। उसमें देख सकते हैं कि मार्क्स भी इससे ज़्यादा आते हैं, मतलब कि क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस इन चिल्ड्रन, यानी बच्चों का सीखना एवं सोचना, अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं। इसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभेद, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, बुद्धि, है ना। और इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता, लर्नर ऑफ स्पेसिफिक नीड्स, साफ दोस्तों आप देख सकते हैं। अधिगम की कठिनाइयाँ, अधिगम के पठार, लर्निंग गैप, लर्निंग प्लेट्यू, ठीक है ना, आप देख सकते हैं। सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन, इसके बाद शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, NCF 2005, मापन एवं मूल्यांकन की पद्धतियां, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, एक्शन रिसर्च, शिक्षा का अधिकार 2009। दोस्तों ये आपका सिलेबस हुआ करता था। कुल मिला के दोस्तों आप देख सकते हैं कि 30 मार्क्स का दोस्तों सिलेबस था। ये पहले कॉमन सिलेबस हुआ करता था। अब जो कॉमन सिलेबस है दोस्तों वो आपका 50 मार्क्स का होने वाला है, उसके बारे में दोस्तों जानेंगे। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कॉमन सिलेबस की, जो कि नए पैटर्न पर आधारित है। और यहाँ पर दोस्तों आपका पार्ट 1A है, जो कि आपका 25 मार्क्स का है, जो कि एकेडमिक एप्टीट्यूड के नाम से है, ठीक है ना। अब आप इसमें 5 यूनिट आप देखेंगे, और 5 यूनिट में दोस्तों आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। जैसे यूनिट नंबर 1 है, इसमें एजुकेशनल एंड फिलोसफी, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलोसफी, कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, आइडियलिज्म, रियलिज्म, ठीक है ना, एजुकेशनल थिंकर एंड देयर पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट, रूसो, प्लेटो, अरस्तु, देवी, अरविंदो, गांधी, विवेकानंद, टैगोर, गुज्जू भाई, सावित्री बाई फुले, ठीक है। ये सब दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, ज़्यादातर लोगों को हिंदी में समझ में आएगा। शिक्षा और दर्शन के बीच का संबंध, ठीक है। शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योग, प्रगतिवाद, व्यवहारिकता, आदर्शवाद, यथार्थवाद, ठीक है। ये सब दोस्तों आपके नए इसमें जुड़े हैं, ठीक है। एक्चुअली दोस्तों ये क्या है, जैसे शिक्षा और दर्शन है, फिलॉसफी के बारे में हम दोस्तों पढ़ते हैं। शिक्षा और दर्शन के बीच का संबंध, जो कि हम बीएड में दोस्तों पढ़ते हैं। शिक्षा के विभिन्न दर्शनों का योगदान, इसमें प्रगतिवाद, व्यवहारिकता, व्यवहारवाद, आदर्शवाद, यथार्थवाद, ये सभी दोस्तों आता है। और ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दोस्तों हमने टीचिंग एप्टीट्यूड में भी पढ़नी होती थी, क्योंकि हमें व्यवहारवादी, आदर्शवादी, यथार्थवादी, प्रगतिवाद, इनके बारे में दोस्तों पता होना चाहिए। रूसो, प्लेटो, अरस्तु, इनके बारे में दोस्तों आपको पहले पढ़ना पड़ेगा। पहले भी दोस्तों पढ़ने पड़ते थे। इनके जो इनके द्वारा दोस्तों जो भी जो इम्पोर्टेंट जो क्यूट्स थे वो आपको दोस्तों पढ़ने पड़ते थे, ठीक है ना। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने पड़ते थे। जो भी इनके द्वारा, ये किसके द्वारा कथन बोला गया, तो इनके द्वारा जो फेमस कथन है उनको आपने याद करना पड़ता था, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दोस्तों आपकी ऐड की गई है, जैसे कि इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको दोस्तों पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। शिक्षा की अवधारणा, प्रशिक्षण, शिक्षण और सिद्धांत, आप देख सकते हैं दोस्तों कि टीचिंग, ये अभी पहले भी था, अभी भी आया, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए अब थोड़ा सा नया आ गया। देखिए शिक्षा के स्रोत, 21वीं सदी में शिक्षा के क्या क्या मुद्दे हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं, शिक्षा में अवसर कैसे हैं, उत्कृष्टता, संस्कृतिकरण, बहुभाषावाद, ठीक है ना, ये सब है आपको, ठीक। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भावनात्मक, सामाजिक और राष्ट्रीय एकीकरण में शिक्षकों की भूमिका, ठीक है, टीचर्स का रोल। इसके अलावा भारतीय संविधान भी दोस्तों इसमें आ जाता है। प्रस्तावना, स्वतंत्रता, न्याय, समानता, इससे संबंधित दोस्तों आपका टॉपिक रहेंगे। वैश्वीकरण, निजीकरण, सार्वभौमिकरण, इसके अलावा शिक्षा का आधुनिकरण, शिक्षा और समाजशास्त्र। देखिए यहाँ तक का टॉपिक दोस्तों आपके पहले भी हुआ करते थे। इसके अलावा शिक्षा और समाजशास्त्र एक निवेश के रूप में, एक एजेंट के रूप में स्कूल, सामाजिक परिवर्तन, एक समाज सुधारक के रूप में शिक्षक,
भारतीय ज्ञान प्रणाली, मूल्य संवर्धन में पाठ्यक्रम। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपकी पहले भी थी पाठ्यक्रम में भी दोस्तों, बस थोड़ा थोड़ा आपका जो दर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो दोस्तों इसमें ऐड किया गया है। बेसिकली देखा जाए तो पहले क्या थे कि खाली आपके टॉपिक्स दिए हुए थे। टॉपिक्स का मतलब ये है कि खाली चैप्टर का नाम, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको नहीं दी हुई थी। यहाँ पर आपको ये चीज़ें थोड़ा सा ओपनली खोल कर दी गई है, तब आपको दोस्तों सिलेबस बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसके बाद देखिए ये है चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, ये हमने पहले ही पढ़ा। पर्सनालिटी, ये सब भी दोस्तों हमने पहले ही पढ़ा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या क्या है। देखिए बाल विकास, ये हमने पहले भी पढ़ना था। व्यक्तित्व, ये हमने पढ़ना था। उसके सिद्धांत, व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, यह आपने पढ़ना है। इंटेलिजेंस दोस्तों ये हमने पढ़नी थी, पहले भी पढ़ रहे थे। सिद्धांत और माप, अभिक्षमता की माप, ये भी दोस्तों हम पढ़ते थे। योग्यता और दृष्टिकोण में अंतर, ये भी आपने पढ़ना था। सीखना, अवधारणा, ठीक है ना। इसके बाद अधिगम के जो सिद्धांत है दोस्तों ये भी हम सब पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हम दोस्तों पढ़ रहे थे। प्रेरणा, मोटिवेशन, ये सब दोस्तों पढ़ रहे थे। मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित दोस्तों हमने आपको कई सारे एमसीक्यू करवाए थे, ठीक है ना। छात्रों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने में शिक्षकों की भूमिका, ये सभी दोस्तों हमने पहले भी पढ़ा। अब बेहतर स्वास्थ्य के लिए देख सकते हैं कि आपका योग फिट इंडिया मूवमेंट, इसको इन्होंने ऐड किया है क्योंकि ये करंट का थोड़ा सा टॉपिक है। इसके अलावा परामर्शदाता और तनाव प्रबंधक के रूप में शिक्षकों की भूमिका, ये थोड़ा सा आपका नया ऐड हो सकता है, लेकिन फिर भी इससे संबंधित आपके क्वेश्चन हमने करवाए हैं आपको, ठीक है ना। रचनात्मकता, ठीक है ना। इसके अलावा शैक्षिक माप और उसके क्षेत्र, परीक्षण निर्माण, ये दोस्तों आपके ऑलरेडी दोस्तों हमारे रहते थे, ठीक है ना। जिसमें हमने आपको बताया था कि मानकीकृत स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होते हैं, ठीक है, परीक्षणों का क्या उपयोग है, तो ये भी दोस्तों आपका होता था। इसके अलावा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ठीक। इसके अलावा देखो कोऑर्डिनेशन समायोजन की यहाँ पर बात चल रही है, ठीक है। शिक्षा में केस स्टडी, नाटक और कला, ये दोस्तों इन्होंने थोड़ा सा अच्छे से ऐड किया, लेकिन ये कोई नई चीज़ नहीं आपको पढ़नी होती थी, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों आप समझेंगे शैक्षिक तकनीकी को दोस्तों इन्होंने पूरी तरह से ब्रॉड वे में थोड़ा ऐड किया है। तो देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सिस्टम विश्लेषण, ठीक है ना। ये शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, ये हमने आपको एमसीक्यू में कई बार करवाए हैं। अब देखिए शिक्षण के चरण, ये भी था दोस्तों। शिक्षण के स्तर, शिक्षण के स्थान, ये पहले भी था अभी भी है। शिक्षण के मॉडल, शिक्षण और सीखना, योजना आयोजन, नेतृत्व और नियंत्रण, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आते थे, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए ये आपका टीचिंग मटेरियल, ठीक है, टीचिंग एड्स, ये भी दोस्तों आपके आते थे। अब इन्होंने प्रॉपर्ली बता दिया कि ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है। इसके अलावा कंप्यूटर सहायता अनुदेशन, इसके अलावा आपको आज के ज़माने में ईमेल, इंटरनेट, वेबसाइट, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, ई लाइब्रेरी, इन सब का दोस्तों उपयोग आना चाहिए। ई रीडिंग ब्लॉग का उपयोग आना चाहिए, ठीक है ना। अब ये दोस्तों आपका क्या है, शिक्षण में नवाचार है, जो कि आपने एलटी में भी पढ़ना था पहले भी। तो ये नवाचार है, ठीक है। सीखने में नवाचार के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग, ठीक है ना। और फिर वही शिक्षण अनुकूल शिक्षण वातावरण बनाना, शिक्षा के व्यवहार में संशोधन, जो भी दोस्तों आपका यहाँ पर आता है, तो ये सब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। फ्लेंडर का कक्षा, इंटरेक्शन विश्लेषण, तो ये कुछ चीज़ें हैं। मिश्रण, और इसके अलावा ग्रुप टीचिंग, ये सभी दोस्तों। इसके अलावा फिर देखिए आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आपको पहले भी पूरी पढ़नी पड़ती थी, अभी भी दोस्तों आपको थोड़ा सा पढ़नी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ये आपका कुछ चीज़ें दोस्तों इसमें ऐड हुई हैं, लेकिन ओवरऑल आपको दोस्तों जब आप जाते थे तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें पढ़नी पड़ती थी, ठीक। इसके बाद देखिए तैयारी और उपयोग, अब इसमें पीपीटी है, ठीक, ई सामग्री, ई असाइनमेंट, ये सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। ई रिकॉर्ड्स, मुक्त शिक्षा संसाधन, ये दोस्तों आपका नया थोड़ा सा इसमें ऐड किया गया है, ठीक है ना। लेकिन ये सब नवाचार के अंतर्गत ही आता है जब आप पढ़ते थे। फिर शिक्षण सीखना सामग्री, टीएलएम, ठीक है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसको हम बोलते हैं, ठीक। ऑडियो वीडियो विजुअल एंड ऑडियो विजुअल, जैसा आपका ना ऑडियो वीडियो ये सब जो होता था, ठीक है ना। इसके बाद देखिए एडुसेट की भूमिका, ठीक, जो एडुसेट हमारा जो पहला शिक्षा का उपग्रह जो आपने भेजा था, ठीक है ना। ज्ञान, दर्शन, प्रज्ञाता, ये जो नई जो चीज़ चल रही है, ये सब दोस्तों आपकी क्या है, नवाचार से संबंधित है। फिर इसके बाद देख लीजिए कि शिक्षा में आप नवीन कुछ चीज़ों के लिए आप अनुसंधान का प्रयोग कर रहे हैं, तो फिर क्रियात्मक अनुसंधान भी दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है ना। कौशल रणनीतियों, शिक्षण की रणनीतियाँ, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आएगी। तो ये आपका तीसरी यूनिट हो जाती है। फिर चौथी यूनिट है। चौथी यूनिट आप कह सकते हैं कि दोस्तों यहाँ पर भी वैसे तो था, जैसे आप अगर हम बात करें अधिगमकर्ता के लक्षण से दोस्तों आपका आता है, या फिर आपके स्पेशल जो नीड वाले, विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता है, उसी के अंतर्गत दोस्तों ये चीज़ें आती हैं।
तो ये चीज़ों को इन्होंने खोल के यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है ना। जैसे पिछड़े वर्ग, सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध जो बच्चे हैं, ट्रांसजेंडर लड़कियों आदि सहित प्रतिभाशाली, अपराधी और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की शिक्षा। तो ये चीज़ हम क्या करते थे, विशेष अधिगमकर्ता वाले या विशेष आवश्यकता वाले अधिगमकर्ता में पढ़ते थे, या अधिगमकर्ता के अभिलक्षण, उनमें हम दोस्तों ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। तो उन्हीं के अंदर दोस्तों ये चीज़ें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई चीज़ है। मुद्दे, लिंग समानता, लिंग पूर्वाग्रह, स्कूलों में लैंगिक रूढ़िवादिता, ये सभी दोस्तों इसके अंतर्गत आता था, ठीक है ना। फिर इसमें समावेशी शिक्षा को भी इंक्लूड किया गया है। एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इससे संबंधित भी दोस्तों हमने कई बार आपको क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो आप पहले पढ़े थे वो सब बेकार है, वो सिलेबस में था ऑलरेडी और अभी भी है, बस उसको डायरेक्टली रूप से ना जोड़ के इनडायरेक्टली रूप से बताया गया है। पहले वाले को थोड़ा सा खोल के इन्होंने यहाँ पर रख दिया है, ठीक है ना। इसके अलावा फिर इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी दोस्तों यहाँ पर ऐड किया गया है, ठीक है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यूनिट नंबर 5 में स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को दोस्तों जोड़ा गया है और यहाँ पर चीज़ों को जोड़ा गया है। यूनिट नंबर 5 में आपको कई चीज़ें दोस्तों यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी और यहाँ पर दोस्तों चेंजेस हम कह सकते हैं कि वो हैं, जैसे कि स्कूल प्रशासन और ये सब चीज़ें तो दोस्तों आपके पहले भी थी, ठीक है ना। इसमें आपके ये तो सब आपकी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। बाकी दोस्तों जैसे कि इसमें यूजीसी ऐड हुआ है, इसके अलावा एनसीटीई और आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी, ये सब दोस्तों आपके नहीं थे। इसके अलावा ये सब दोस्तों लेक्चरर के सिलेबस में थे, ठीक है ना। इसके अलावा राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान सीआरटी, इसके बाद केवीएस, एनवीएस, कस्तूरी गांधी बालिका विद्यालय, डाइट, इन सब के बारे में, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपकी ऐड भी है। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी दोस्तों ये भी ऐड हुई है 1968, 1986 संशोधित वाली। फिर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या तो था 2005 वाला, 2023 वाला भी ऐड हो गया है, ठीक है। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2022 वो तो हुई है। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा के लिए ढांचा, राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा NSQF ये भी ऐड हो चुका है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम पहले हुआ करता था, ठीक है, अभी भी है। और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम ये जोड़ा गया है। इसके अलावा दोस्तों आप देख सकते हैं कि मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, ये सभी दोस्तों इसमें ऐड किए गए हैं। ये पहले नहीं हुआ करते थे, अब दोस्तों इसमें सारी चीज़ें ऐड की। तो यूनिट नंबर जो 5 है उसमें मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों कुल मिला के आपका 25 मार्क्स का बन के आता है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसमें जितनी भी चीज़ें आपको दी गई हैं, फैक्चुअल चीज़ें दोस्तों आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो भी आपको यहाँ पर दिया है भाई, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग तो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग पढ़ो, मुदालियर आयोग दिया है तो मुदालियर आयोग पढ़ो, कोठारी आयोग दिया है तो कोठारी आयोग पढ़ो। अगर आपको राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा पढ़ा है तो वही उसके बारे में आपने पढ़ना है। फैक्चुअल चीज़ें आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपके फायदा रहेगा। तो कुल मिला के 25 मार्क्स का दोस्तों रहने वाला है। इसके बाद अगर आप पार्ट 1B में देखें तो इसमें आप देख सकते हैं यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 में आपका नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट होगा, जो कि अशाब्दिक योग्यता परीक्षण है, जिसमें आपकी श्रृंखला आती है, अंकों की गिनती आती है, वर्गीकरण, अंकों की पूर्णता, विषम अंक निकाला, चित्र मैट्रिक्स। तो ये आपका अशाब्दिक योग्यता परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो ये दोस्तों आपका नॉन वर्बल एबिलिटी टेस्ट है। तो इसमें दोस्तों आप मान सकते हैं कि ये 8 नंबर का आ सकता है, ठीक है ना। ऐसी वर्बल एबिलिटी टेस्ट है। तो वर्बल एबिलिटी टेस्ट में दोस्तों आपका वर्णमाला परीक्षण है, कोडिंग, डिकोडिंग, विषम और एक श्रृंखला पूर्णता परीक्षण, आदेश व्यवस्था, इसका ब्लड रिलेशन, उससे संबंधित उम्र के आधार पर समस्याएं, ये दोस्तों आपकी आ सकती हैं। तो ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 8 नंबर करेगा। अब ध्यान रखना दोस्तों कि ये वर्बल है तो यहाँ पर आपसे शाब्दिक परीक्षण पूछे जाएंगे, मतलब कि आपसे शब्द से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे, ऊपर आपसे अंकों से संबंधित क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर आप इसको एक तरह से मैथ्स कह सकते हैं, ये वाले आपके रीजनिंग आप इसको कह सकते हैं। तो मैथ्स प्लस रीजनिंग आप इसको कह सकते हैं। 16 या 15 मार्क्स की दोस्तों आ सकती है। इसके बाद दोस्तों जब हम बात करेंगे जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज में भी दोस्तों आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कई लोग सोच रहे हैं कि भाई हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब कुछ पढ़नी है, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको क्या क्या पढ़ना है ध्यान रखेंगे। आपको सबसे पहले सामान्य ज्ञान में उत्तराखंड के बारे में पढ़ना है। उत्तराखंड की आपको राज्य प्रोफाइल दोस्तों आपने अच्छे से पढ़ लेनी है। भाई राज्य प्रोफाइल में आपकी सभी चीज़ें आ जाती है। भाई उत्तराखंड में कौन क्या है, इस समय पे मुख्यमंत्री कौन है, कौन यहाँ का राज्यपाल है, ठीक है, उनके बारे में प्रीवियस जो भी चीज़ें हैं वो राज्य प्रोफाइल आप अच्छे से पढ़ लो। यहाँ का
राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पशु क्या है, राजकीय फल क्या है, जो भी चीज़ें हैं आपकी राज्य से संबंधित, यहाँ के प्रतीक और चिन्ह, ठीक है ना। और फिर इसके अलावा जो यहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, चाहे नदियाँ हैं, उनके बारे में दोस्तों हमने पढ़ना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, जो जो आपकी प्रोफाइल है उसके बारे में पता होना चाहिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें या जैव विविधता की बात करें तो इसमें आप दोस्तों जैसे कि प्राचीन, मध्ययुगीन और आधुनिक उत्तराखंड है, वो दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा लंबा भी होगा तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। राज्य प्रोफाइल में की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को दोस्तों आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। प्रीवियसली कौन कौन यहाँ के राज्यपाल रहे, पहला राज्यपाल कौन था, इस तरह के दोस्तों जो क्वेश्चन है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। वो आप दोस्तों थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। जैव विविधता के बारे में पढ़ सकते हैं। सेंसस इंपॉर्टेंट रहता है हमेशा। सेंसस ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं रहता। सेंसस में यहाँ का जनसंख्या घनत्व क्या था वो भी 2011 के अकॉर्डिंग जो चल रहा है वही चलता रहेगा, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें आप दोस्तों यहाँ पर पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत। और जब भारत की बात आएगी तो यहाँ पर आपको केवल भारतीय राज्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं, उनके लेखक, प्रमुख साइंटिस्ट और उनकी खोज, उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। प्रसिद्ध वैज्ञानिक, अभी देखिए जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं जिनको जैसे नोबेल पुरस्कार मिल रहे हैं, प्रमुख अगर कोई वैज्ञानिक साइंटिफिक डिस्कवरी हुई है उसके बारे में थोड़ा पढ़ लो। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स अभी लॉन्च हुई हैं, उसमें जैसे बुक्स रिलेटेड जितने भी पुरस्कार होते हैं, ठीक है, उनको आप पढ़ लीजिए, ठीक है ना, वो आपने पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा शिक्षा से संबंधित कुछ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ लो। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, खेल से संबंधित कुछ जानकारी देख लो और उससे रिलेटेड आपकी शब्दावली। यही दोस्तों आपका होने वाला है। ना इसमें आपको हिस्ट्री पढ़नी है, ना आपको ज्योग्राफी, ना इकोनॉमिक्स, ना पॉलिटी, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। इतना ही आपका सामान्य ज्ञान रहने वाला है। ये भी दोस्तों मोस्ट प्रोबेबली 8 से 9 नंबर का या 10 नंबर का दोस्तों आ सकता है। तो इतने में आपके 25 मार्क्स आपके बन जाएंगे। तो पहले में आपको जो हमने बताया टीचिंग एप्टीट्यूड फर्स्ट ए, ये आपका 25 मार्क्स का होगा। और फर्स्ट बी यानी कि रीजनिंग मैथ्स प्लस जीके, रीजनिंग मैथ्स प्लस जीके, ये आपकी 25 मार्क्स की होने वाली है। तो कुल मिला के आपका 50 मार्क्स का दोस्तों ये पार्ट होने वाला है। इस 50 मार्क्स में दोस्तों अगर आप अच्छे से फोकस करेंगे तो आप अच्छे चांसेस रहेंगे दोस्तों, क्योंकि सब्जेक्ट तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन इस बार क्योंकि इसका वेटेज दोस्तों बढ़ा दिया है तो यहाँ पर भी अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। इसके अलावा जो सब्जेक्ट है उसकी जो यूटिलिटी है उसको कोई भी नकार नहीं सकता। आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको सभी में इस बार अच्छा करना होगा। आप केवल एक सब्जेक्ट के भरोसे नहीं निकाल सकते एग्जाम को, ना केवल आप रीजनिंग करके एग्जाम को निकाल सकते हैं। आपको यहाँ पर सभी में कंबाइंड में मार्क्स लाने पड़ेंगे और ऐसे ही दोस्तों आपका पेपर निकलता है। थोड़ा बहुत रीजनिंग में लाए, थोड़ा आप जीके में लाएंगे, थोड़ा आप टीचिंग एप्टीट्यूड में लाएंगे, थोड़ा आप अपने सब्जेक्ट में लाएंगे, सबके कॉम्बिनेशन से ही आपका टेस्ट निकलेगा। तो सभी को दोस्तों एक टाइम टेबल बना के थोड़ा समय दीजिए और उसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।